सो अभी हमको एक नेक्स्ट कीवर्ड देखना है। सो ये पे ऐड कर देते हैं। अब मान के चलो जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है जिसमें मान लो कि मेरे पास 50 रिग्रेशन टेस्ट केसेस है। मैंने आज 50 भी टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास 50 रिग्रेशन टेस्ट केस ऑटोमेट होते हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे डेवलप होते जाता है तो हमारे कुछ रिग्रेशन टेस्ट केसेस भी कम होते जाते हैं। ठीक है, कि बाद में हमको उन टेस्ट केसेस को रन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में जो टेस्ट केस हमने ऑटोमेट करके रखे हैं, अब ये टेस्ट केस अगर मुझे रन नहीं करना है तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, इसको कमेंट कर देना। करेक्ट, क्योंकि अगर कमेंट कर दूंगा तो अभी ये टेस्ट केस रहा क्या? नहीं। समझ रहे हो आप बाकी लोग? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं तो कमेंट कर दिया। लेकिन अब कमेंट करने से क्या होगा कि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट पहले से ही होते हैं। ठीक है, कि मान के चलो कि मुझे ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मुझे बाद किसी रीजन की वजह से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी थी, तो हम डिलीट कभी करते नहीं है किसी लाइन को। ठीक है, आज मुझे अगर यहाँ पे test2 प्रिंट नहीं करना है, कुछ और प्रिंट करना है, तो मैं सेम लाइन को कॉपी करके नीचे नीचे डालूंगा एंड इस लाइन को कमेंट कर दूंगा, और जो मुझे चेंज करना था वो चेंज मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे लाइन पहले से कमेंटेड होते हैं। ये किस लिए होता है? मैंने अगर ये चेंज सीधे सीधे मेन लाइन पे ही चेंज कर दिया एंड उस एक चेंज की वजह से अगर बाकी कहीं और प्रोजेक्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गए तो हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि पहले यहाँ पे क्या दिखता था। ये सर नो पता चलता है वैसे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन अगर आप कमेंट डाल देंगे, इसके नीचे और लिख देंगे, ठीक है, कि क्यों आपने ये चेंज किया, उसका कुछ रीजन होगा ये पर्टिकुलर फील्ड चेंज करने का। करेक्ट, किसी भी लाइन को, जैसे कि आप एग्जांपल में समझ लो कि अभी आप एक वेरिफिकेशन के लिए इस डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो किसी एलिमेंट पे। अब आगे जाके ऐसा हो गया कि अब वो यूआई के हिसाब से अब वो हिडन एलिमेंट रहा ही नहीं। अभी वो एलिमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, हिडन नहीं होता। वो एनेबल्ड और डिसेबल्ड का फीचर डाल दिया, हिडन निकाल दिया, तो इस डिस्प्ले की जरूरत बड़ी रहेंगे क्या अभी आपको? पहले पहले यूआई पे वो एक हिडन एलिमेंट था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कस्टम की, ठीक है, तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद ये दो सेक्शन आते हैं। कस्टम पे क्लिक करने के बाद एंड मेल फीमेल पे क्लिक करने के बाद नहीं आते, तो अभी वो हिडन एलिमेंट है। करेक्ट, ठीक है। अब अगर यूआई में कुछ चेंजेस हो गए और उन्होंने ऐसा किया कि यूआई पे वो एलिमेंट हिडन नहीं रहेंगे, इन एलिमेंट्स को एनेबल्ड और डिसेबल कर देंगे, यानी कि कस्टम स्क्रीन पे दोनों एलिमेंट दिखेंगे, ये तीनों एलिमेंट, ये ड्रॉप डाउन, देन ये टेक्स्ट जो यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये वाला इनपुट फील्ड भी, ये तीनों एलिमेंट जो है स्क्रीन पे दिखेंगे। लेकिन कस्टम को क्लिक करेंगे तो तीनों फील्ड एनेबल्ड हो जाएंगी, मेल और फीमेल को क्लिक करेंगे तीनों फील्ड डिसेबल हो जाएंगी। ऐसा अगर फीचर डाला तो हमको हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। जहां पे इस डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे थे वहां पे इस एनेबल को कॉल करना पड़ेगा। समझ रहा है? राइट, तो आपने ऑलरेडी वहां पे प्रोग्राम लिख के रखा होगा इफ एल्स में इस तरीके से। राइट, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। बूलियन रिजल्ट इक्वल्स टू, अच्छा ये स्ट्रिंग था क्या? कोई एलिमेंट लगेगा, यहाँ पे तो वेब एलिमेंट बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, इधर डाल के रखते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा मेथड बना देता हूँ। सो यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे इज डिस्प्लेड, और ये आपका पुराना कोड होगा, बूलियन रिजल्ट। ठीक है, मेथड में कुछ इस तरीके से होगा कि इसका रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन होगा। ठीक है, मेथड का नाम रहेगा गेट स्टेटस ऑफ कैंसिल बटन। इस तरीके से मेथड का कुछ नाम होगा, गेट स्टेटस ऑफ कैंसिल बटन, एंड यहाँ पे
रन इसको कर देंगे। ऐसा आपके पास ऑलरेडी एक मेथड होगा, फिर इस रिजल्ट को हम टेस्ट क्लास में जाके वेरीफाई करेंगे इफ एल्स में, बट रिजल्ट आएगा यहाँ से। अब ये जो कैंसिल बटन था, लेट अस से कि ये पहले हमारा हिडन एलिमेंट था, बट आज की डेट में वो हिडन एलिमेंट नहीं है, सॉरी आज की डेट में वो हिडन एलिमेंट नहीं है, आज की डेट में वो एनेबल्ड और डिसेबल्ड होने वाला एलिमेंट है, तो उसके लिए मेथड बदल गई। ठीक है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे मेथड नहीं बदलेंगे, हम पहले इस पूरी लाइन को कमेंट कर देंगे, इज इट क्लियर? एंड फिर यहाँ पे इस डिस्प्ले की जगह मेथड कॉल करेंगे इज एनेबल्ड। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से। सो अब ये चेंज आपने कर दिया, एंड अब आप समझो इसको कि अब मुझे इस मेथड की जरूरत नहीं है पूरे प्रोग्राम में, आज की डेट में जरूरत नहीं है, कमेंट कर दिया, तो इस तरीके से कमेंट हो गया। ठीक है, पहले से ही कमेंट था, और जब मुझे इस मेथड की जरूरत पड़ेगी, आज कमेंट निकालना है तो कमेंट निकालेंगे, उसमें कई बार ये कमेंट भी निकल जाता है ऐसे। इज इट क्लियर? तो कमेंट करके बाद में अगर निकालेंगे तो जो लाइन अनकमेंटेड नहीं करनी थी वो भी लाइन अनकमेंटेड हो सकती है। समझ रहा है? yes, ठीक है, यही प्रॉब्लम आपको टेस्ट केसेस के साथ भी हो सकता है कि अगर आज मुझे इस टेस्ट केस की जरूरत नहीं है और मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो ठीक है अभी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन बाद में जाके इसकी जरूरत है, अनकमेंट करना है, तो फिर वहां पे ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कहां से कहां तक अनकमेंट करना है। इज इट क्लियर? ये किसी को समझेगा क्या? नहीं समझेगा। इसी वजह से अगर कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करनी है तो कमेंट एक ऑप्शन तो है, लेकिन वो टेस्ट केसेस के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे इन्होंने एक कीवर्ड डाल के रखा है एनेबल। एनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। अगर मैं किसी टेस्ट केस के सामने लिख दूं एनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, अब ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाहर कर देगा। इज इट क्लियर? ये टेस्ट केस अब एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। गॉट इट? क्योंकि इस टेस्ट केस को हमने क्या करके रखा है, डिसेबल करके रखा है। एनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि टेस्ट केस क्या हो गया, डिसेबल्ड, यानी कि अभी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं रहने वाला। गॉट इट? yes, yes sir. ठीक है, अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट 1 फेल कौन सा हो रहा है, ये वाला, इसको निकाल देता है। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हुआ क्या एग्जीक्यूट टेस्ट 2? नहीं। उसको टोटल टेस्ट रन में कंसीडर किया गया है क्या? नहीं नहीं, एनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, ये टेस्ट एनजी को ये रिप्रेजेंट करता है कि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर किसी टेस्ट केस को आपको जानबूझ के एग्जीक्यूट नहीं करना है तो उस टाइम पे ये कीवर्ड काम में आएगा। कमेंट से बेटर है हम ये करेंगे। अब टेस्ट केस क्या है ये कोई भी देख सकता है कि टेस्ट केस क्या है, एंड एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स बताता है कि एग्जीक्यूट नहीं होता। कल जाके अगर जरूरत पड़ी तो एनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दो, रन कर दो, तो अब रन हो जाएगा। इज इट क्लियर? yes, yes ठीक है, लेकिन कमेंट करने से ये लाइन भी कमेंट में दिखेंगी, बाकी लाइन भी कमेंट में दिखेंगी। क्या एग्जैक्टली पहले कोड था, उसके पहले के कौन कौन से कमेंट थे, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कमेंट आउट करेंगे तो। इस वजह से एनेबल इक्वल्स टू ट्रू, लेकिन एनेबल इक्वल्स टू ट्रू किया तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट तो बाकी टेस्ट केस भी हो रहे थे जहां पे एनेबल कीवर्ड को यूज नहीं किया। मतलब बाय डिफॉल्ट एनेबल इक्वल्स टू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूज नहीं किया तो true ट्रू होता है। ठीक है, तो इसको यूज कब करना है, जब आपको जानबूझ के किसी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट होने से रोकना है तभी। इसी वजह से एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स याद रखो। क्लियर? ठीक है, तो ये कीवर्ड है जिसके जरिए हम टेस्ट केसेस को जो है एग्जीक्यूशन के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, टू स्किप वर्ड यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टेस्ट मेथड, जिस टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है वहां पे एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। क्लियर? yes.
काउंट का यूज टेस्ट केस को एग्जीक्यूट होने से रोकना नहीं है, टेस्ट केस को रिपीट करना है, करेक्ट। अगर टेस्ट केस को रोकना है एग्जीक्यूट होने से तो कौन सा कीवर्ड है, एनेबल्ड। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, नाउ एक अगला कीवर्ड है कॉल्ड एज टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट के सामने जो है एक टाइम लिखा जाता है जैसे कि 3000 एंड 3000 का मीनिंग यहाँ पे होता है 3000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 3 सेकेंड, करेक्ट। ठीक है, तो जो टाइम होता है यहाँ पे हमेशा मिली सेकेंड्स में ही होता है, जैसे थ्रेड और स्लिप में होता है, तो ये भी मिली सेकेंड्स में होता है। अब इसका काम क्या है, ये तब काम में आता है जैसे कि अब ये मैंने टेस्ट 2 के ऊपर अप्लाई किया, टेस्ट 2 के ऊपर लिख दिया टाइम आउट इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, तो इसका मतलब है कि टेस्ट 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, सिर्फ 3 सेकंड। टेस्ट 2 को 3 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर टेस्ट 2 3 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो टेस्ट 2 इज फेल। गॉट इट? Yes. ठीक है, आप जो है इसके टेस्ट क्लासेस में कोड लिखते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक कोड है। इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता होगा, कि मान लो इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए लेटेस्ट से 2 सेकंड लगते हैं, तो ये 2 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर कभी कभार ये 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लेके गया, यानी कि 10 सेकंड हो रहा है यही टेस्ट केस चल रहा है, 15 सेकंड हो रहा है यही टेस्ट केस चल रहा है, ऐसे केस में आप उसको टाइम आउट लगा सकते हो कि इसमें टाइम आउट लगा देंगे 2 सेकंड का, 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, 2 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 2 सेकंड से ऊपर टाइम ले रहा है, तो टेस्ट एनजी इस टेस्ट केस को फेल मार्क कर देगा, और जहां पे इसके 2 सेकंड खत्म, यानी कि एग्जीक्यूट करते करते यहाँ पे 2 सेकंड खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इस टेस्ट केस का रिजल्ट नहीं आया पास या फेल, तो टेस्ट एनजी इस टेस्ट केस को यहीं पे स्टॉप कर देगा, यानी कि आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और इस टेस्ट केस को फेल मार्क कर देगा। इसको फेल मार्क करने के बाद टेस्ट एनजी अगले टेस्ट की तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये काम होता है टाइम आउट का। तो इसको क्यों यूज करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आपके टेस्ट क्लास में मल्टीपल टेस्ट केस होते हैं, उसमें से एक टेस्ट केस होता है जो कभी कभार ज्यादा टाइम ले लेता है, फॉर वॉट एवर द रीजन, कि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन स्लो रन हो रहा हो, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट देखने हैं कि मेरे कितने टेस्ट केस पास हो रहे, कितने नहीं हो रहे, और मेरा एक टेस्ट केस है जो अननेसेसरी ज्यादा टाइम ले रहा है। ऐसे केस में मैं इसमें टाइम आउट डाल दूंगा, ठीक है, कि इस टेस्ट केस के बारे में मैं बाद में देख लूंगा, 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं अलग से देख लूंगा, लेकिन इसकी वजह से मेरा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम डिले हो रहा है, जिसकी वजह से मैं पूरे सूट का भी, यानी कि पूरे टेस्ट क्लासेस का भी फाइनल रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहा हूँ, करेक्ट। इस वजह से टाइम आउट को यूज किया जाता है, अगर कभी करना रहा तो। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली इस टेस्ट केस के अंदर लंबा खासा कोड रहेगा, ऐसे इसके अंदर मल्टीपल वेब एलिमेंट यूज होंगे, वेब एलिमेंट के ऊपर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी डिले हो सकता है। वो सब कुछ करके कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए? विद इन 3 सेकंड। इज इट क्लियर? अब अगर उसमें कोई एलिमेंट है जिसको आपने 20 सेकंड का वेट लगा के रखा है, तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि वो सेकंड 20 सेकंड वो एलिमेंट 20 सेकंड में लोड होना चाहिए, तो फिर इधर 3 सेकंड लिख के कोई फायदा है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एलिमेंट नहीं मिला तो 20 सेकंड वहां पे रुकने वाला है, ठीक है। अगर आपने इम्प्लिसिट वेट जो है वो 5 सेकंड्स का लगा के रखा है, ठीक है, इम्प्लिसिट वेट आपका 5 सेकंड का है, एंड आप यहाँ पे टाइम आउट 3 सेकंड का लगा रहे हो, एक एलिमेंट भी नहीं मिला टेस्ट केस में, तो 5 सेकंड तो रुकेगा इम्प्लिसिट वेट, यस और नो? एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो, Yes. राइट? तो यहाँ पे 3 सेकंड लिख के कोई फायदा है क्या? नहीं। ये सब फिर हमको सोचना पड़ता है कि 3 सेकंड मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिखा कि आपको इस टेस्ट केस के लिए कितना वेट करना है, ये फिर हम एक रफ आइडिया निकालते हैं कि ये मेरा टेस्ट केस जो है मान लो 10 सेकंड में रन होना चाहिए, तो फिर 10 सेकंड का टाइम दे दो, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है?
Yes. Yes. ठीक है, अभी एग्जीक्यूट कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पे मैं ये थ्रेड और स्लिप में जानबूझ के डाल रहा हूँ। ठीक है, ये थ्रेड और स्लिप मैंने जानबूझ के डाला है, ये ऐड किया है तो ऐड थोड़ी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो ये थ्रेड और स्लिप की वजह से, उसका कीवर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड थ्रेड और स्लिप मैं आपको इसका वर्किंग समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि थ्रेड और स्लिप की वजह से यहाँ पे 2 सेकंड के लिए स्क्रिप्ट रुक जाएंगी, तो इतना तो कंफर्म है कि 2 सेकंड में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला। करेक्ट, 2 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लेगा, हाँ या ना? Yes. ठीक है, Yes. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये 2 सेकंड तक वेट कर रहा है, फिर रिजल्ट क्या आया है, तो ये किधर गया है, दिस वन। ये आउटपुट मिल रहा है आपको, हेलो वर्ड भी दिख रहा है। Yes. ठीक है, और आपको ये जो स्टार्टिंग को दिखता है ना विंडो, ये यहाँ पे टाइम दिखता है, ये वाला कितना टाइम लिया टेस्ट 2 ने। 2 seconds. 2.022 seconds. 2.022 यानी कि 2022 मिलीसेकंड, यस और नो? 2022 मिलीसेकंड लिए उसने। क्या ये 3000 मिलीसेकंड की से कम है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कम है, इसका मतलब ये है कि पूरा टेस्ट केस जो है वो विद इन अ टाइम लिमिट एग्जीक्यूट हो गया। एंड एग्जीक्यूट होने के बाद ये टेस्ट केस पास होगा कि फेल, ये इसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, जो भी हमने वैलिडेशन इसके अंदर डाल के रखे हैं। यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये जो आया है पास, ये इसके अंदर जो हम वैलिडेशन लिखते हैं उसके थ्रू पास लिख के आता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिले ज्यादा डाल दूं, इस तरीके से 4000 कर दूं, ठीक है, तो अभी वो विद इन 3 सेकंड रन होगा क्या? नहीं, देखो टाइम कितना लगाया उसने, हियर इज द टाइम 3.12 सेकंड्स, 012 सेकंड्स, यानी कि 3012 मिली सेकंड। 3012 मिली सेकंड, यानी कि पूरी टेस्ट केस रन हुई क्या? नहीं, उसका 3 मिली सेकंड का जो टाइम आउट था वो यहीं पे खत्म हो गया, लाइन नंबर 31 पे। तो आपको लाइन नंबर 42 का आउटपुट, 32 का आउटपुट नहीं मिलेगा। सी आ रहा है यहाँ पे हेलो वर्ड? नहीं, यानी कि इस लाइन पे ही उसका टाइम आउट कंप्लीट हो गया, तो टेस्ट केस को क्या कर दिया उसने, जानबूझ के फेल कर दिया। एंड बाकी की लाइन को उसने स्किप कर दिया, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं की और सीधा कहाँ पे चला गया, अगली टेस्ट मेथड पे। इज इट क्लियर? Yes. वर्किंग समझ में आया टाइम आउट का? Yes. ठीक है, सो अगर विद इन अ टाइम लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो टेस्ट केस फेल ही होने वाला है। एंड विद इन अ टाइम लिमिट एग्जीक्यूट हुआ तो फेल होगा कि पास होगा, ये इसके अंदर लिखे गए वेरिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? कि वो वेरिफिकेशन पास हुए तो टेस्ट केस पास, और वेरिफिकेशन फेल हुए तो टेस्ट केस फेल। क्लियर? Yes. ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसका काम क्या है। सर मीन्स विद इन टाइम आउट रेंज अगर जितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी वो तो अगर वो पास होती है तो वो हो जाएगी ना? यस, विद इन टाइम लिमिट पूरा एग्जीक्यूट होके पास हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो फेल होना पक्का है। मतलब सर इन शॉर्ट वी जस्ट प्रोवाइडिंग दैट टाइम बाउंड्री, राइट? हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लिमिट लगा रहे हैं कि वो टेस्ट केस उतने टाइम में रन होना चाहिए। एक बाउंड्री दे रहे हो उसको कि अगर यस कितना रहना चाहिए। यस, ठीक है, तो ये हमारे 5 कीवर्ड है जो टेस्ट इंजन में हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। बट इसमें भी पहले के जो 2 थे, प्रायोरिटी कीवर्ड आप हर बार हर टेस्ट क्लास में यूज करते ही हो, तो प्रायोरिटी सबसे रिपीटेड है।
उसके बाद अगर रीटेस्टिंग का कभी फंडा आता है तो इन्वोकेशन काउंट वाला कीवर्ड है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। बाकी के जो 3 है, डिपेंड्स ऑन हो गया, एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स हो गया और ये टाइम आउट, ये बहुत रेयर यूज होते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा एक कीवर्ड है लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, कुछ एनोटेशन भी हमारे बाकी है, 5 ही हमने देखे, मैंने कहा था और एनोटेशन है, वो आपको बाद में बताऊंगा, तो उसका कुछ रीजन है। ठीक है, तो उसके साथ वो कीवर्ड भी एक बाकी है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो कि ग्रुपिंग के लिए यूज होता है, तो उसके लिए पहले सूट देखना पड़ता है। ठीक है, बट फिलहाल आप ये 5 याद रखो। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो सूट वाला फंडा सिखाना है वो आज के आज पूरा नहीं हो पाएगा, एंड सूट देखने के बाद ही हम आगे के टॉपिक देख सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ।